राधे राधे दोस्तों, आई वेलकम यू ऑन मास्टरमाइंड क्लासेस। तो हम यहाँ पर अपने मैथ्स एनसीईआरटी लेते हुए चल रहे क्लास 10th की, जिसमें हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और आज उसकी लास्ट क्लास हो जाएगी फर्स्ट चैप्टर की। यहाँ पर हम इसकी एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई है इसमें कि ये जो 1.3 है वो हमारी जो प्रीवियस या लास्ट ईयर्स जो बुक आती थी उसके अकॉर्डिंग है। अगर आप अब न्यू सिलेबस में देखोगे तो ये हमारी 1.2 आपको मिलेगी। इसमें जो प्रीवियस ईयर बुक्स थी उसमें हमारी 1.3 तक एक्सरसाइजेस थी, बट नाउ प्रेजेंट में जो हमारी बुक है एनसीईआरटी की उसमें 2 एक्सरसाइजेज, इसमें 1.3 आज जो मैं ये करा रहा हूँ ये 1.2 आपकी बुक में दी हुई है। 1.2 उसमें से और 1.1 में से कुछ क्वेश्चंस कट करके सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज करी थी इसमें, इस वजह से ये 1.3 जो है वो 1.2 है न्यू बुक में, यानी अब प्रेजेंटली जो हमारे पास बुक है। और आगे जो आने वाली वीडियोस आएंगी ना वो हमारी सारी न्यू बुक के अकॉर्डिंग ही आएंगी। ये मैं इसमें मुझे लगा था, मैं देखना है भूल गई थी एक्सरसाइज, मैंने पुरानी बुक के अकॉर्डिंग ही इसकी तैयारी कर ली थी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है इसमें। तो अगर आप न्यू बुक है अगर आपके पास तो आप ये एक्सरसाइज 1.2 है, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर्स की बुक्स हैं या लास्ट ईयर वाली बुक्स हैं तो आप 1.3 ही है उसमें, ठीक है। तो आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन होती क्या मतलब ये इनकी परिभाषा वगैरह हमने सारी चीज़ें और इनके एग्जाम्पल्स क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं और क्लास 10th में भी हमने देखे, बट इनको सिद्ध प्रूव करना ये आज हम अपनी इस एक्सरसाइज में देखेंगे कैसे इनको प्रूव करा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके लिए होने वाला है कि हमें अपनी इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने 2 थ्योरीज पढ़ी थी, जिसमें से एक थ्योरी थी हमारी फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक, अगर कहा जाए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। हमने एक ऐसे करके एक थ्योरम पढ़ी थी, अंकगणित की आधारभूत। अगर आपको ये याद है वेल एंड गुड, क्योंकि इसी का काम पढ़ने वाला हमें आज इस पूरी एक्सरसाइज में। इसी के थ्रू हम प्रूव कर पाएंगे कि हमारी कोई संख्या है वो अपरिमेय क्यों है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, आधारभूत प्रमेय हमें क्या बताती है इसका छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में हमने इसमें बहुत अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बताया गया है कि हम प्रत्येक अपनी भाज्य संख्या को, प्रत्येक पूर्णांक बोला जाए या धनात्मक पूर्णांकों को या धनात्मक भाज्य संख्याओं को हम क्या कर सकते थे, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ये तो हमें ये वाली थ्योरम बताती है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम अपने नंबर्स को या पॉजिटिव इंटीजर्स या हमारे भाज्य संख्याएं जो हैं उनको लिख सकते हैं। तो ये तो ये थ्योरम हमें ये बताती है, लेकिन इसी से ही बनकर एक हमारी प्रमेय आई है, उससे हमें पता चला है, या ये प्रमेय हमें एक बताती है कि यदि कोई एक संख्या है p, कोई अभाज्य संख्या p है, कोई अभाज्य संख्या है p, यदि वो a स्क्वायर को विभाजित करेगी, यानी अगर उससे a स्क्वायर विभाजित होगा, डिवाइड होगा, या मैं कहूँ कि p उसका एक प्राइम फैक्टर होगा, a स्क्वायर का अगर p प्राइम फैक्टर होगा, विभाजित करेगी, तो वो p a को भी विभाजित करेगी। ये प्रमेय हमें ये बताती है, यदि अगर p a स्क्वायर का फैक्टर है तो वो a का भी फैक्टर नहीं, हाँ प्राइम फैक्टर रहेगा। इस तरीके से इसकी बातें होती हैं कि जो अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, इसका मतलब ये जो p है वो a को भी विभाजित करेगा, यानी डिवाइड कर देगा, ठीक है। ये प्रमेय हमें ये बताती है।
इस प्रमेय को लेते हुए या इसको आधार मानते हुए ही हम आगे के जो नंबर्स हैं, हमारे जितने भी हमारे अपरिमेय संख्या, हमने सारे एग्जाम्पल्स उनको पढ़े हैं, बट आज उन्हें सिद्ध करना सीखेंगे कि कैसे हम √2 को या जितने भी रेडिकल साइन वाले हमारे ऐसे नंबर्स जिनको हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं उनका, या जो अभाज्य प्राइम नंबर्स, जो प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे रेडिकल साइन के अंदर, वो हमारे इरेशनल नंबर में आते हैं, उन्हें प्रूव करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम। इस प्रमेय के अकॉर्डिंग हम ये करना सीखेंगे, जो कि हमारी न्यू बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.2 है, और अगर पुरानी बुक आपके पास है तो वो उसमें एक्सरसाइज ये 1.3 है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये जो प्रमेय थी ये आधारभूत प्रमेय, इसी से ही ये जो आधारभूत थ्योरम थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसी से निकलते हुए ये प्रमेय हमारी आई थी कि अगर कोई संख्या p अभाज्य संख्या है और वो a स्क्वायर को विभाजित करती है तो डेफिनेटली वो a को भी विभाजित करेगी। इसका मतलब इसमें से ये निकल के आई थी। तो इसी चीज़ को लेते हुए यदि हम अपनी एक्सरसाइज पर चले तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए √5 को, हमें प्रूव करना है √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या, हमें ये प्रूव करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें प्रूव करना है। ये पहले तो हमने एग्जाम्पल्स के रूप में पढ़े थे कि ये एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या की हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी, जब हमने परिमेय संख्या कैसे जो हमारे रियल नंबर्स बनते हैं वो कैसे रेशनल नंबर्स के ग्रुप से बनते हैं। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिसमें क्या हम नंबर्स को p/q के रूप में लिख सकते हैं, और इरेशनल वो होते हैं जिसमें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो इसकी एक छोटी सी यही डेफिनेशन होती है। हम 5 को √5 यानी ये रेडिकल साइन होता है, इसे करनी का साइन बोलते हैं, कि हम √5 को अपरिमेय संख्या कैसे प्रूव करें। ये √5 हमने सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में, तो अब प्रूव करना है। तो चलो क्या करते हैं, इसमें प्रूवन के लिए ना एक विरोधाभास का नियम होता है। ये एक ऐसा ऑपोजिट वाला रूल ये है कि इसमें ये बोला गया है कि इसे सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या उल्टा मानते हुए, ऑपोजिट मानते हुए चलते हैं कि माना, हम क्या करेंगे कि माना कि हमारी जो √5 है एक परिमेय संख्या है, ये हम मान के चलेंगे। ठीक है, अब अगर ये एक परिमेय संख्या है तो जाहिर सी बात है मैं √5 को क्या एक नंबर के रूप में लिख सकती हूँ, किसी भी r या s के फॉर्म में, मतलब p/q के फॉर्म में ये लिखा जा सकता है। अब जहाँ पर q ≠ 0 होगा हमारा, ठीक है। √5 जब हमने √5 को ये मानते हुए चला कि ये हमारी परिमेय संख्या है, तो मैंने क्या कहा कि अगर ये परिमेय संख्या है तो मैं इसको p/q के फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो ये होता है हमारा विरोधाभास का नियम, जो बोला गया उसे जस्ट अपोजिट करते हुए हमें इसे प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, अब क्योंकि इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, तो हम क्या करेंगे कि हम, और ये भी मान के चला जाएगा इसमें कि इसमें कुछ ना कुछ नंबर एक कॉमन होगा। p/q में एक के अलावा और भी नंबर कॉमन है, कि क्योंकि ये प्राइम नंबर्स नहीं है, को प्राइम नंबर्स नहीं है, तो इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन एक ऐसा फैक्टर उसको बाहर निकाल लेंगे। इसमें होता यही है कि हम क्या करेंगे कि p/q के उभयनिष्ठ गुणनखंड से हम क्या करेंगे, p और q के उभयनिष्ठ गुणनखंड से, उभयनिष्ठ मतलब होता है हमारा कॉमन फैक्टर, कि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है, उससे हम इसको डिवाइड कर दें। गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर, इससे अगर हम डिवाइड कर दें p और q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके, हम क्या करेंगे, एक अन्य तरीके का रेशो यानी कि p/b प्राप्त करेंगे। ठीक है, विभाजित करके हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर्स प्राप्त करेंगे जहां हम √5 को हम a/b प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक है, हमने इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया इस वाले नंबर को, तो इसमें से कुछ ऐसा कॉमन था वो उसको निकाल के a/b के रूप में इसको प्राप्त कर लिया हमने √5 को। तो अब हम क्या कर सकेंगे, तो अब हमने पता है ये इसलिए बनाया गया कि जो हमारा ये इन्हें अब हमने ये पहले इसमें कुछ ना कुछ कॉमन था, इसलिए अब हमने इसे कॉमन नंबर फैक्टर को इसमें से हटाकर इन्हें को प्राइम नंबर बनाया गया, जिसमें एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। मतलब ऐसा कि ये ना किसी अब और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, क्योंकि हमने इसमें से उस उभयनिष्ठ गुणनखंड को निकाल दिया है। अब हमने ऐसा क्यों किया है ये अभी हम जब √5 को हम प्रूफ करेंगे इसलिए पता चल जाएगा हमने ऐसा किया क्यों था कि इसमें से कॉमन फैक्टर निकाल लिया। तो जब हमने इसमें से कॉमन फैक्टर निकाल लिया है तो अब हम क्या करेंगे कि जो √5 है हमारा वो हो जाएगा a/b, और हम इसको और इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि b√5 = a। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड में यानी दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायर। तो हमने जब इसको करा तो हमने देखा ये आ जाएगा, जब मैं इसको स्क्वायर करूंगी तो ये b का स्क्वायर बन जाएगा, एंड √5 पे अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो ये रूट यानी रेडिकल साइन हट जाता है और ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की फॉर्म आ जाएगी 5b² = a²। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो a² है वो 5 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे मैं अगर 5 से इसको डिवाइड कर दूँ या फिर इसको इधर लेके जाऊँ तो कहने का मतलब यही तो बनता है हमारा कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। b² = a²/5, मतलब 5 से डिवाइड होगा, हमारी b² की वैल्यू आ जाएगी। यानी हमें इससे पता चलता है कि जो a² है, यहाँ लिख देती हूँ कि हमारा a² 5 से विभाजित है, या कहें कि 5 a² को विभाजित करेगा, अर्थात a भी 5 से विभाजित होगा। यही तो वो थ्योरम है जो अभी पहले प्रमेय है जो बताई थी कि अगर p जो है वो a² को डिवाइड करेगा, इसका मतलब वो p a को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर इसका मतलब 5 a² से विभाजित या 5 यानी 5 a² को विभाजित करता है, को विभाजित करता है, अर्थात a भी 5 से विभाजित होगा, इसका मतलब यानी 5 जो वो a को भी विभाजित कर देगा। ठीक है, तो इससे निकल के आ गई। ये किस थ्योरम के अकॉर्डिंग हुआ है, न्यू बुक में ये प्रमेय 1.2। आप यहाँ रीजन लिख सकते हो, कोई भी हम जब चीज़ लिखते हैं या किसी चीज़ के थ्रू प्रूव करते हैं तो ये प्रमेय हमारी 1.2 दी हुई है हमारी न्यू बुक में। एंड क्या कहते हैं, पुरानी बुक में ये थ्योरम ये प्रमेय जो है हमारी 1.3 है। तो क्या होगा, अब हम क्या लिख देते हैं, क्योंकि a हमारा 5 द्वारा विभाजित है, अर्थात a का कोई गुणनखंड है, यानी a का 5 कोई ना कोई गुणनखंड है ना। तो हम क्या करेंगे, अब a की वैल्यू रख देंगे हम 5c। ठीक है, 5c, इसका मतलब क्योंकि हमने ये देखा है कि जो हमारा a है वो 5 से विभाजित है, तो यानी जब भी हम कोई a की वैल्यू रखने वाले होंगे वो ऐसी वैल्यू होगी जिसमें 5 मल्टीप्लाई में होगा या 5 उसका फैक्ट मल्टीप्लाई में रहेगा उस नंबर के। तो अगर मैं ये इसकी वैल्यू रखना शुरू करूं तो ये ऐसे ही होगा। तो मैं a की वैल्यू रख देती हूँ 5c। 5c रखने का मेरा मोटिव यहाँ पर यह है क्योंकि ये 5 से डिवाइड होता है, तो यानी जो भी नंबर होगा वो 5 के मल्टीप्लाई में रहेगा ही रहेगा, यानी a की वैल्यू मेरी होगी 5c। तो इसको मैं क्या करूँगी, अब ये हमने माना है, क्यों माना है, अब मैं क्या करूँगी 5b क्योंकि हमारा ये 5b² = क्या था a²,
मैं क्या करूँगी, ए की जगह पर 5c रखूँगी। 5b² इज इक्वल्स टू 5c। ठीक है, अब क्या करा जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर भी दोनों तरफ स्क्वायर करा जाएगा। जब हमने 5 क्या कहते हैं, ए की वैल्यू जब हमने 5c रख दी तो मैंने क्या करा, स्क्वायर करा इसका दोनों तरफ। तो ये क्या आ जाएगा, 25, यहाँ लिखते हैं दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो ये आ जाएगा 25b² इज इक्वल्स टू 25c²। ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा 5b² इज इक्वल्स टू a² था, हमें a इज इक्वल्स टू क्या रखना है, 5c। हमें a इज इक्वल्स टू रखना है 5c। तो हम यहाँ पर 5c रख देंगे। a इज इक्वल्स टू 5c अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो मेरा आ जाएगा 5c, a यहाँ पर स्क्वायर बन के आएगा। तो हम इसको ऐसे करेंगे, अब 5b² इज इक्वल्स टू आ जाएगा 25c²। अब हमारी जो b की वैल्यू आएगी b² की, वो आएगी 5 से। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 5c², इसका मतलब ये है कि हमारा जो b है वो 5 से डिवाइड होगा। मतलब इसको मैं ऐसे यहाँ करके ला सकती हूँ, तो ये यहाँ पर 5 लिखा जा सकता है ऐसे करते हुए। अगर इस चीज़ को यहाँ पर लाया जाए तो यानी 5 इसके डिवाइड में आ जाएगा। या फिर ये कहें कि जो हमारी 5 की वैल्यू है वो 5 के मल्टीपल में यहाँ पर लिखी हुई है 5c²। यानी इसका मतलब ये है कि जो हमारा 5 है वो b² को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब ये हुआ है, अगर ये b² को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब क्या, कि जो 5 है वो b को भी विभाजित करेगा, 5 b को भी विभाजित करेगा। लेकिन अब यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन यानी विरोधाभास हो जाता है। किस चीज का, हमने देखा था कि जब हमने √5 को परिमेय संख्या माना, p/q लिखा और उसमें से कॉमन फैक्टर बिल्कुल अलग कर दिया, a और b लेकर आए। इसका मतलब यहाँ पर ये था कि हम बिल्कुल कॉमन फैक्टर इसमें से निकाल के जब हमने ये प्राप्त किया तो ये एक ऐसा नंबर बन के आया था जो एक को प्राइम नंबर्स बने थे, सहभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके बीच में एक के अलावा और कोई भी कॉमन नंबर नहीं होता। तो ये को प्राइम फैक्टर्स बन गए थे हमारे। जब भी हम दो नंबर्स में से ऐसे फैक्टर्स जो कॉमन हो वो बाहर निकाल दे, सिर्फ 1 ऐसा रह जाए जो उनके बीच में कॉमन हो, तो वो नंबर्स हमारे को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। उन्हें को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। तो यानी सिर्फ एक ना, ओनली 1 ऐसा है जो a को और b को डिवाइड करेगा, कोई और नंबर नहीं। बट जब हमने इसे ऐसे करना शुरू करा तो हमने तो ये चीज प्रूव कर दी कि जो हमारा 5 है वो a² को विभाजित कर रहा है, यानी a को भी विभाजित करेगा वो, और जो हमारा 5 है वो b को विभाजित कर रहा है, तो वो क्या कहते हैं, b² को विभाजित कर रहा है तो वो b को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब ये ना कि a और b में तो 5 कॉमन हुआ, जबकि हम इसमें से सारे कॉमन फैक्टर्स निकाल चुके थे। तो ये किस वजह से हुआ, ये वजह ये थी कि हमने √5 को परिमेय संख्या माना। तो अतः हम क्या कह सकते हैं कि इसके मध्य में और जो चीजें हैं वो निकल कर आई हैं, और ये हमारा मैं इसको इरेज करके और लिख देती हूँ। ये क्वेश्चन है ना, इसके यहाँ लिखना शुरू कर देती हूँ कि ये विरोधाभास बनना शुरू हो जाता है। ये मैं अगर इसको इक्वेशन 1 ले दूं और ये वाली इक्वेशन 2 रहे, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ समीकरण 1 और 2 से
विरोधाभास प्रकट होता है, 2 से विरोधाभास यानी कंट्रोवर्सी, विरोधाभास हो रहा है क्योंकि A/B में एक के अतिरिक्त एक अन्य कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर 5 है, और यह विरोधाभास √5 को परिमेय संख्या मानने से हुआ था। इसीलिए अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इनको प्रूव करने का यही तरीका होता है कि इनको विरोधाभास के नियम से प्रूव करा जाए। कुछ मैथ्स में ऐसी टर्म्स होती हैं जिन्हें हम इस रूल के अकॉर्डिंग ही प्रूव करते हैं, विरोधाभास के नियम से। जो चीज़ बोली जाए उसके अपोजिट मानते हुए इस संख्याओं को अगर हम चलाएं तो हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये इसका करने का तरीका था। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी, लेकिन अगर आप अगर अपनी बुक की जो थ्योरी है जिसमें आधारभूत प्रमेय लिखी हुई है हमारी फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक, अगर आप पहले उसको पढ़ें और उसके बाद इस एक्सरसाइज से पहले हमारी जो सारी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आप एक बार उनको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए या लिख के 1 से 2 या 3 बार पढ़ेंगे या उसको समझ के करेंगे ना, मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ आपका पूरा कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। इससे आप ज़रूर करने की कोशिश करना जिसको समझ नहीं आ रहा है। अदरवाइज तो मैंने इसको पूरा इतना ओपनली बताया है कि आपको समझ आ जाए, लेकिन अगर फिर भी कंफ्यूजन रह रही है तो आप एक बार यही कोशिश करना कि इस एक्सरसाइज से पहले जितनी भी थ्योरी दी हुई है अपरिमेय संख्या के बारे में या जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कैसे उन्होंने प्रूव करा है, तो आपको आई होप ना कि आपको सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी वो कि कैसे हम क्या करते हैं। एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे शायद आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएं चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम यही प्रोसेस होने वाला है, तो इसलिए इसमें जितना मैंने लिखा था मैं उसमें थोड़ा सा कम और शॉर्ट में लिखने वाली हूँ। तो इसमें क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3 प्लस में √2 3 प्लस में 2√5 ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूव करना है हमें। तो वही बात होगा ये विरोधाभास के नियम से ही। तो हम क्या करते हैं, इसमें इसको परिमेय संख्या मानते हुए चलते हैं। तो आप पूरा इसको लिखना कि माना 3 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, बट मैं इसको सीधा ही लिख देती हूँ कि 3 प्लस √2 क्योंकि ये परिमेय संख्या हम मान के चल रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसे p/q की फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पर जो हमारा q होगा वो नॉट इज इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा यही होती है कि जब हम संख्याओं को p/q के रूप में लिखना शुरू करते हैं और q हमारी जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो कॉमन फैक्टर है, यानी अब इसको क्या इस वाले नंबर को या इस वाले फ्रैक्शन को हम को प्राइम नंबर्स का एक पेयर बना लेंगे, ताकि हमें ये रहे कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर, p/q डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बाद हमें जो मिला, हमने कहा कि ये है हमारा
जो बना वो 3+√2 हमें कॉमन फैक्टर एज a/b, ये वाले नंबर्स हमको मिल चुके हैं। तो हम इन्हें क्या सहभाज्य संख्या को प्राप्त कर सकते हैं इनसे। अब हम क्या करना शुरू करेंगे कि इसे सिंपल फॉर्म में बनाना शुरू करेंगे। पहले तो इसको हम क्या करेंगे, a/b -3 एंड ऑल्सो √5 इसको यहाँ सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में अगर लिखूँ तो ये आ जाएगा a माइनस में 3b अपॉन b, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। और ये फिर जो 2 है इधर मल्टीप्लाई में, क्योंकि हमें सिर्फ √5 यहाँ पे रखना है, क्योंकि ये √5 को लेते हुए ही हम अपने को प्रूव कर पाएंगे। 3b अपॉन में √b, ये कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो a और b हमारे जो पूर्णांक हैं और 2 और 3 भी पूर्णांक हैं, इस वजह से हमने इन सब चीज़ों को एक साइड ले लिया है। और ये जो √5 है हमारा, क्या कहते हैं, इसको हमने एक तरफ रखा है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी एक परिमेय संख्या बन गई है। अब एक हमारा जो ये राइट हैंड साइड हमारी परिमेय है और ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी अपरिमेय संख्याओं के रूप में दिख रही है, लेकिन हम फिर भी इसको प्रूव करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे अब कि इसका एक, लेकिन क्या, अब यहाँ पर देखो सारी चीज़ें प्रूव अपने आप ही हो गई हैं। क्या कि जब ये हमारा एक परिमेय संख्या है तो हम क्या करेंगे कि ये जो सारी संख्या निकल के आई है हमारे पास, कि जहाँ पर हमारी ये सारी चीज़ें तो हमें एक परिमेय संख्या दिखा रही है, जबकि ये वाला साइड हमें एक अपरिमेय संख्या, तो ये दोनों बराबर हो कैसे सकते हैं? ये दोनों में इक्वल का साइन ही नहीं आ सकता। इससे एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है कि √5 है हमारी एक परिमेय संख्या निकल के आएगी। तो इसी तरीके से जब हमारा ये विरोधाभास चल रहा है तो इस विरोधाभास यानी कंट्रोवर्सी में, ये विरोधाभास के कारण ही हम ये कह सकते हैं कि अब हमारा जो ये √5 है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे हमें परिमेय संख्या दिख गई ना। ये √5 एक हमारी अपरिमेय होती है, क्योंकि हमें तो ये प्रूफ करना था ना। और जैसे कि हमने √5 अभी क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, √5 ही था ना, जिसमें हमने उसको अपरिमेय संख्या ज्ञात करा था। लेकिन ये इसका यहाँ पर जब √5 हमारा क्या कहते हैं वो अपरिमेय संख्या प्रूव हुआ है, तो ये √5 यहाँ इसके इक्वल कैसे आ सकता है, जबकि ये तो एक परिमेय संख्या है, इसमें कोई भी साइन ऐसा या कोई भी सिम्टम ऐसा नहीं दिख रहा कि अपरिमेय संख्या, इसलिए √5, इसलिए ये 3+2 √5 विरोधाभास के कारण हम यहाँ पे ये रीजन लिख सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इट क्रिएट्स अ कंट्रोवर्सी और ये किस लिए हुआ, क्योंकि हमने 3+2 √5 को p/q माना। तो 3+2 √5 हमारी क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये इसका ऐसे होने वाला है, तो इस तरीके से होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं। अब शायद आप कर सकते हो, 1/√2 दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 √5 दे रखा है और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 6+2 √2। तो आई होप ये तो बहुत छोटा सा था, क्योंकि ये इस वजह से हो पाया क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में √5 को जो है वो अपरिमेय संख्या घोषित कर दिया था, या हमने उसे प्रूव कर दिया था, इस वजह से। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम अपना 1/√2 देखें कि हम इसको कैसे करेंगे, 1/√2 को, ठीक है। क्वेश्चन है थर्ड में भी 1
1/√2 कि ये एक नंबर है। आप इसको बताओ, इसको प्रूव करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। वही सेम कंडीशन कि हम क्या करेंगे, P/Q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं 1/√2, क्योंकि हमने इसको परिमेय संख्या माना है। और जब हम इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर से इसको डिवाइड कर देंगे, तब हम क्या करेंगे कि 1/2√2 हमें A/B के रूप में मिल जाएगा। A/B की संख्या जो है वो ये हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे अब आगे, दोनों तरफ अगर हम इसका स्क्वायर करने लग जाएं, स्क्वायर करने पर स्क्वायर बोथ साइड, तो ये क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये 1/2 इज इक्वल्स टू A² और जहाँ पर हमारा क्या होगा, B² इज इक्वल्स टू 2A²। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा B है यानी B² यानी 2B² को डिवाइड करेगा। इसका मतलब B को भी डिवाइड करेगा। तो एक चीज तो ये यहां से निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे, तो ये भी उसी से हुआ। अब हम क्या करेंगे, B इज इक्वल्स टू 2C रख देंगे। B की जो वैल्यू है वो 2C आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें B की वैल्यू 2C रख देते हैं। तो 2C मतलब 2C का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2A का स्क्वायर। ये इसीलिए रखे जाते हैं ताकि हम ये दिखा सकें कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4C² इज इक्वल्स टू 2A²। और अगर मैं ये कहूँ तो ये आ जाएगा 2C² इज इक्वल्स टू A²। यहाँ पर से ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो A है यानी 2 जो है वो A² को विभाजित करेगा, क्योंकि A² की हमारी वैल्यू ऐसे के मल्टीप्लाई में आ रही है जिसमें 2 है। इसका मतलब A जो है वो 2 से डिवाइड होगा। तो A² को डिवाइड करेगा, इसका मतलब वो A को भी डिवाइड करेगा। मीन्स A को भी डिवाइड करेगा। लेकिन जब हमने इसमें से कॉमन फैक्टर ही निकाल लिए यानी A के अलावा इसमें कोई कॉमन फैक्टर रहा ही नहीं, तो ये 2 कैसे आ गया जो A को और B को दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हमें ये कंट्रोवर्सी दिखाई दे रही है। इसीलिए ये जो हमारा 1/√2 है वो हमारा अपरिमेय संख्या सिद्ध हुआ, प्रूव हुआ। तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट हमारा √7 है, वो भी सेम एज इट इज ऐसे ही होगा। और एक नेक्स्ट दे रखा है 6 + √2, तो वो भी ऐसे ही होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम अपना 7√5 वाला। चलो 7√5 आप खुद से करना होगी क्योंकि वो डिक्टो सेम ऐसे ही होने वाला है। हम 6 + √2 वाला करते हैं, ठीक है। 6 + √2 क्वेश्चन है हमारा 6 + √2। इसको भी करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। सब में सेम प्रोसेस होने वाला है, बस थोड़ी सी थोड़ा सा टेक्सचर चेंज होता रहता है कि ये क्या करेंगे। इसको भी जब हम P/Q मान लेंगे, क्योंकि हम इसको परिमेय संख्या मानते हुए चल रहे हैं, और इसको भी कॉमन फैक्टर से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा A/B। और क्या करेंगे हम, √2 इज इक्वल्स टू A/B -6। ये देखो हमारी ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या होती है। √2 को हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि √2 हमारी एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अगर ये अपरिमेय तो ये इसके बराबर में कैसे आ सकती है, एक परिमेय संख्या के बराबर में एक अपरिमेय संख्या, और बराबर का साइन ये नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पर विरोधाभास आपको दिखाई दे रहा होगा, और इस वजह से ये क्या है, ये जो नंबर है हमारा 6 + √2 वो क्या हो गया, हमारा एक अपरिमेय संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने अच्छे से ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा। तो आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।